हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 का जीव विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। देखिएगा, जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी है ना, उसके हिसाब से ये जो आपका अध्याय 5 है, ठीक है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसके उसके हिसाब से क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है, कुछ ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं है, ठीक है ना। और इस अध्याय पे ये हमारा क्या है, 10वां वीडियो लेक्चर होने वाला है। अगर आपने इससे पहले वाले नहीं देखे वीडियो लेक्चर तो उसे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है, मानव में श्वसन। तो आज का टॉपिक होने वाला मानव में श्वसन, श्वसन तंत्र। और क्या होगा अगला टॉपिक होगा फेफड़ों की आंतरिक संरचना, ठीक है ना। फेफड़ों की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और किसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो इतने सारे टॉपिक क्या करेंगे इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं आज। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को, ठीक है ना। तो देखिएगा, हमारा पहला टॉपिक क्या था, मानव में श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बात करने वाले हैं। मानव में श्वसन के लिए विशिष्ट श्वसन अंग या श्वसनांग पाए जाते हैं। ये श्वसनांग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए जो मानव है, हम लोग क्या एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाएंगे, ठीक है। तो वही सब मिलकर क्या बनाते हैं, श्वसनांग बनाते हैं या श्वसन तंत्र बनाते हैं, सॉरी, ठीक है। देखिए ऐसे कहा गया है कि फेफड़े हमारे प्रमुख श्वसनांग हैं। फेफड़े वक्ष गुहा में कशेरुक दंड तथा पसलियों द्वारा बने अस्थि पंजर से घिरे रहते हैं। ठीक है, फेफड़े कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये आपके रिब केज है, यानी कि अस्थि पंजर होता है, ऐसे ही दिखने में होगा, ठीक है ना। देखिएगा, इस एनिमेशन के माध्यम से आप लोग आसानी समझ सकते हैं फेफड़े की लोकेशन, यानी कि कहाँ पर हमारे शरीर में पाया जाता है, वक्ष गुहा में पाया जाता है, ठीक है। और हमने क्या कहा, कशेरुक दंड तथा पसलियों द्वारा बने अस्थि पंजर से क्या होता है, घिरा होता है। देखिएगा ऐसे क्या होता है, यहीं पर हमारा फेफड़ा पाया जाता है। आगे पीछे से देख लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात अच्छे से। यहाँ पर क्या है, मेंशन की कर दिया गया है अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से, ठीक है। फेफड़ों तक वायु के आवागमन में नासा द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी तथा श्वसनिका सहायक होते हैं। ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी में जो फिगर दिया है इसके बारे में देखिएगा। सबसे पहले सांस कहाँ पर जाएगी, नासा द्वार में जाएगी, ठीक है ना। श्वसनी, फिर कंठ में, फिर कहाँ पर, श्वास नली में, फिर श्वसनी में, श्वसनी से कहाँ पर, श्वसनिका में, श्वसनिका से फिर कहाँ पर, कोपिका कोष में जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका वायु का रास्ता होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो नंबरिंग दी गई है, यही क्या, इसी क्रम में क्या होती है, सांस फेफड़ों तक पहुंचती है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये था। देखिए अगला टॉपिक हम देख लेते हैं कि मानव श्वसन तंत्र में मुख्य अंग निम्न है, यानी कि जो मानव श्वसन तंत्र में अंग पाए जाएंगे वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, नासिका एवं नासा मार्ग, और दूसरा क्या होगा, ग्रसनी होगा, तीसरा क्या होगा, वायुनाल, और चौथा होते हैं फेफड़े। तो ये क्या होते हैं, मानव के श्वसन तंत्र में यही सब अंग पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं आगे। नासिका एवं नासा मार्ग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नोज एंड नोजल पैसेज, ठीक है। देखिए श्वसन अंगों का प्रथम भाग नासिका कहलाता है। नासिका 2 बाह्य छिद्रों द्वारा खुलता है। देखिए श्वसन अंग का जो प्राथमिक भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, नासिका बोलते हैं। और 2 बाह्य छिद्र द्वारा क्या होता है, बाहर खुलता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। नासिका के मध्य में एक नासापट नोजल सेप्टम पाया जाता है, जिसके कारण नासा गुहा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन नासापट क्या होता है, आपके नाक के जो दोनों छिद्र उसके बीचों बीच एक है ना दीवार की संरचना, वही क्या होता है, नासापट होता है, ठीक है ना। जो क्या करता है, इनको विभक्त करता है 2 भागों में। नासिका के प्रारंभ में छोटे छोटे बाल होते हैं, जो धूल आदि के कणों को वायु के साथ अंदर आने से रोकते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। जो नासिका में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं, जो धूल के कणों को अंदर जाने से क्या कर देते हैं, रोक लेते हैं, ठीक है ना। और देखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, नासा गुहा के अंदर श्लेष्म कला या श्लेष्मक झिल्ली, इसे बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, उपस्थित होती है, जो नासा मार्ग में पतला तथा चिकना तरल श्लेष्म स्रावित करती है। ठीक है, जो देखिए नासा गुहा में क्या होती है, श्लेष्मक झिल्ली होती है, जो क्या स्रावित करती है, श्लेष्मक स्रावित करती है, ठीक है। और क्या करता है, तरल होता है, चिपचिपा होता है, जिसमें क्या होते हैं, धूल कण जाकर चिपक जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी अगर जा रहे हैं तो भी क्या हो जाएंगे, चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हम लोग आगे देख लेते हैं ग्रसनी के बारे में, ठीक है ना। तो अगला हमारा भाग क्या है, ग्रसनी है, इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रसनी होती क्या है, फेरिंग्स होती क्या है, ठीक है ना। देखिएगा ऐसे लिखा गया है कि नासा मार्ग ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी में श्वास नली तथा आहार नाल दोनों ही खुलता है,
ठीक है, यानी कि जो देखिए ग्रसनी होती है इसमें क्या होगा, आपका श्वास नली भी खुलेगी और क्या ग्रास नली भी खुलती है आगे चलकर इन्हीं में। देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए बहुत ही स्पष्ट तरीके से बना दिया। देखिए क्या है, ग्रसनी है, ग्रसनी आगे चलकर देखिए यहाँ पर रेड वाला जो है ये क्या है, ग्रास नाल। ग्रास नाल मतलब क्या, आहार नाल है, ठीक है ना। और देखिए जो ग्रीन कलर से बनाया गया है क्या है, श्वास नली है। तो ग्रसनी ही आगे चल के किसमें खुल रही है, आपकी ग्रास नाल और श्वास नाल में खुल रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए ग्रास नाल क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तीसरा हमारा भाग है क्या, वायु नाल यानी कि विंड पाइप। ये क्या होता है भाई साहब, वायु नाल को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी बांटा गया है या बांटा जा सकता है, बात तो वही है ना। ठीक है, तो पहला भाग क्या हो सकता है आपका, श्वसन सॉरी स्वर यंत्र या कंठ, जिसे बोलते हैं लैरिंग्स। फिर क्या, श्वास नली, ट्रैकिया। तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्वर यंत्र या कंठ के बारे में, यानी कि लैरिंग्स के बारे में, इसमें क्या क्या दिया गया है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रसनी के पीछे किंतु निगल द्वार से सॉरी पहले एक बक्सेनुमा भाग होता है जिसे कंठ कहते हैं। ठीक है, देखिए कंठ किसे कहते हैं, ग्रसनी की क्या होता है, पीछे होता है, और निगल द्वार की क्या होता है, पहले एक बक्सेनुमा क्या होगा, भाग होएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। आप लोग इसे पिछले वाले मतलब क्या है, जो भी फिगर दिखाया हूँ उसमें स्पष्ट रूप से बनाया गया था कंठ। ठीक है ना, तो मतलब देखिए जो क्या होता है आगे की तरफ उभरा होता है हमारे गले में ना, उसी को कंठ बोलते हैं यार, कहने का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, स्वर यंत्र की गुहा में स्वर रज्जु उपस्थित होता है जिसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है ना, देखिएगा जो इस स्वर यंत्र है इसी में क्या होता है, स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है जब कंपन होगा तभी क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ये बात क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। यह वायु को घाटी द्वार या घाटी की सहायता से श्वास नली में पहुंचाता है। ठीक है ना, ये क्या करेगा, वायु को कहाँ पर, घाटी द्वार या घाटी द्वारा कहाँ पर पहुंचाता है, वायुनाल में पहुंचाता है। ठीक है, फिर क्या लिखा गया है, घाटी के ऊपर उपास्थि का बना ढक्कन होता है जिसे घाटी ढापन यानी कि इपिग्लॉटिस कहते हैं, जो भोजन को निगलते समय घाटी द्वार को बंद कर देता है। ठीक है ना, अब देखिए क्या होता है, जो घाटी होती है उस उपास्थि का बना एक ढक्कन की संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं, इपिग्लॉटिस बोलते हैं। भोजन करते समय क्या करता है वह क्या करता है, घाटी द्वार को बंद कर देता है ताकि भोजन कहाँ पर, श्वास नली में ना जा पाए। ठीक है ना, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब भोजन करते समय क्या होता है, हम लोग बात करने लगते हैं तो क्या होता है, घाटी द्वार खुल जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ भोजन कड़ चले जाते हैं जिससे हमें क्या होती है, बहुत जोर से खांसी आने लगती है, इसे देहाती भाषा में कहते हैं सुनसुनी चढ़ जाती है। ठीक है ना, तो देखिएगा रिमार्क में एक बात रखिएगा, स्वर यंत्र पुरुषों के गले के सामने बाहर की ओर उभरा दिखाई देता है जिसे टेटुआ या एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। देखिए जो स्वर यंत्र होता है या कंठ होता है, हम लोग पुरुषों में देखेंगे तो क्या होता है, आगे की तरफ कुछ क्या होता है, उभरा हुआ होता है, इसे क्या बोलते हैं, टेटुआ बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं एडम्स एप्पल। नहीं कहते सब लोग, तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, आपका स्वर यंत्र होता है यानी कि कंठ होता है वही। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। मुझे लगता है आप लोगों को इससे संबंधित बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमारा अगला भाग क्या था उसे भी देख लेते हैं। हमारा दूसरा भाग क्या था, श्वास नली था, यानी कि ट्रैकिया था। अब श्वास नली क्या है भाई साहब, इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या लिखा गया यहाँ पर। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की नली है। देखिए जो श्वास नली होती क्या होती है, लंबाई में कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना, और व्यास यानी कि मोटाई में कितनी होती है, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर की होती है। श्वास नली कंठ से लेकर पूर्व ग्रीवा में विद्यमान होती है, यानी कि कंठ से स्टार्ट होकर और कहाँ तक, पूरे गर्दन में क्या होती है, विद्यमान होती है, यानी कि उपस्थित होती है। ठीक है ना, फिर क्या लिखा गया है, श्वास नली वक्ष में पहुंचकर दो छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है जिन्हें श्वसनिया यानी कि ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा श्वास नली क्या होती है, दो भागों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनिया कहते हैं। ठीक है ना, फिर देख लेते हैं भाई सब अगला पॉइंट क्या है। प्रत्येक श्वसनी अपने ओर के फेफड़े में प्रवेश कर शाखाओं तथा उप शाखाओं में विभक्त होकर अंततः वायु कोष्ठकों या वायु कोषों, इंग्लिश में बोलते हैं एल्वेलाई, में प्रवेश कर समाप्त हो जाती है। ठीक है, यह क्या करेगी, फेफड़े में अपने अपने ओर के फेफड़े में क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं, और भी शाखाओं में क्या हो जाती हैं, छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, और लास्ट में कहाँ पर जाकर खुलेंगी, वायु कोषों में जाकर खुलेंगी। ठीक है ना, आगे बताया गया है कि श्वास नली में सी आकृति के हाइलिन उपास्थि के अधूरे छल्ले होते हैं जो वायु की अनुपस्थिति में इनकी दीवारों को चिपकने से रोकते हैं। ठीक है, देखिए जो श्वास नली होती है ना, अगर आप लोगों ने फिगर में देखा होगा तो उसमें क्या था, हाइलिन की क्या होती है, सी आकृति क्या होती है,
अधूरे छल्ले की क्या होती हैं, ऐसी आकृति क्या होती हैं आपकी, हाइड्रोजन उपास्थियां होती हैं, जो जब वायु उसमें नहीं रहेगा श्वास नली में तो उसको क्या करती हैं, आपस में चिपकने से क्या करती हैं, रोकती हैं। ठीक है ना। आप लोगों ने फिगर में ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को याद आ रहा होगा इसके बारे में। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला भाग। हमारा अगला भाग क्या था, फेफड़े था, यानी कि फेफड़ा था, लंग्स होता है। ठीक है। देखिएगा ये जो फिगर है इसे आप लोग दिमाग में अपने रख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। फेफड़े संख्या में 2 हल्के गुलाबी रंग के कोमल तथा लचीले अंग हैं जो वक्ष गुहा में हृदय को घेरे हुए उपस्थित होते हैं। जैसा कि इस फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके फेफड़े होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, वक्ष गुहा में पाए जाते हैं और क्या हृदय को घेरे रहते हैं। ठीक है ना। फेफड़े जिस गुहा में पाए जाते हैं, फुफ्फुस गुहा यानी कि प्लूरल कैविटी, तथा इसमें उपस्थित तरल को फुफ्फुसीय तरल यानी कि प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। यह तरल फेफड़ों की सुरक्षा करता है। ठीक है। देखिए जो फेफड़े होते हैं जिस गुहा में पाए जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, फुफ्फुस गुहा बोलेंगे, और उसमें कुछ क्या होता है, तरल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय तरल बोलते हैं। और यही तरल क्या करता है, फेफड़ों के बाहरी आघातों से क्या करता है, सुरक्षा देता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा तथा चौड़ा परंतु लंबाई में छोटा होता है। देखिए जो दाहिना फेफड़ा होता है वो बाएं वाले से क्या होता है, कुछ बड़ा होता है और क्या चौड़ा भी होता है, लेकिन लंबाई में क्या होएगा, छोटा होएगा। ठीक है ना। देखिए इस फिगर में तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे ही होता है वास्तव में। ठीक है ना। फिर आगे देखिएगा, फेफड़े तंतु पट या डायाफ्राम के उभरे हिस्से पर चिपके रहते हैं। देखिए यहाँ पर डायाफ्राम है ना, आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं कहाँ पर होते हैं, तंतु पट या डायाफ्राम पे क्या होते हैं, फेफड़े आपके चिपके हुए होते हैं, यानी कि उसी पे क्या होते हैं, रखे हुए जैसे होते हैं, बैलेंस उसी पे क्या होता है, बना होता है उसका। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। फेफड़ों की आंतरिक संरचना, यानी कि फेफड़ों की आंतरिक संरचना क्या होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। इसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। फेफड़ों की बाह्य सतह चिकनी एवं सपाट होती है, परंतु आंतरिक संरचना में मधुमक्खी के छत्ते की भांति अनेक वायुकोष्ठ या कूपिका पाए जाते हैं जो गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। ठीक है। देखिएगा जो फेफड़े होते हैं उसकी बाह्य सतह तो क्या होती है, चिकनी एवं सपाट होती है। ठीक है ना। लेकिन आंतरिक संरचना कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और क्या होता है, अनेकों क्या होते हैं, क्यों होता है, क्योंकि वायुकोष या कूपिकाएं उसमें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो येलो कलर से बनाया गया ये क्या है, आपकी कूपिका है। ठीक है ना। ये क्या होती है, हजारों की संख्या में क्या होती हैं, उपस्थित होती है, हजारों लाखों की संख्या में क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, और क्या करती हैं, गैसों के आदान प्रदान में क्या, गैसों के विनिमय में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है। देखिएगा रिमार्क में एक बात रखिएगा याद। ठीक है ना। रिमार्क यानी कि नोट में, एक वयस्क मानव के प्रत्येक फेफड़ों में वायु कोष्ठकों यानी कि कूपिका कोषों की संख्या लगभग 15 करोड़ तथा नवजात शिशु में लगभग 2 करोड़ होती है। ठीक है ना। करोड़ों की संख्या में होती है इनकी संख्या वायु कोषों की। ठीक है। तो इसको बात को क्या करिएगा आप लोग याद रखिएगा जनरल नॉलेज के हिसाब से। अब आगे देख लेते हैं वायु कोष्ठकों की आंतरिक संरचना या कूपिका कोषों की आंतरिक संरचना। ठीक है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई। वायु कोषों की बाह्य सतह पर रुधिर केशिकाओं का जाल फैला होता है जो फुफ्फुसी धमनी के अत्यधिक शाखान्वित होने से बनता है। ये रुधिर केशिकाएं आपस में मिलकर रुधिर वाहिनी का निर्माण करती हैं जो कि फुफ्फुस शिरा में खुलती हैं। ठीक है ना। इसको आप इस फिगर के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। जो देखिएगा वायु कोष होता है इसमें क्या होता है, फुफ्फुस धमनी उमनी अपना क्या होती है, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा का होता है, बहुत ज़्यादा जाल होता है। ठीक है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस एनिमेशन में क्लियरली बताया गया है, दिखाया गया है कि कैसे जालो दिखाई देता है। ठीक है ना। चलिए इनकी संरचना को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए आपको एनसीईआरटी का फिगर याद होगा, ये क्या होती है, आपकी कूपिका होती है, कूपिका कोष होती हैं। ठीक है ना। ये क्या होती हैं, जो येलो कलर की यहाँ पर बनाई गई थी, यहाँ पर देख सकते हैं आप फिगर में क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। देखिए अगर मैं इसे बड़ा करके बनाऊँ, बगल में जैसे है ना, देखिए ऐसे क्या होता है, आपका जाल बनती है। जैसे यहाँ पर कैपिलरी लिखा है, कैपिलरी मतलब क्या होता है, रुधिर केशिकाएं। देखिए रुधिर केशिकाएं क्या होता है, इन पे जाल ऐसे बने होता है। और पल्मोनरी वेन, इनका मतलब क्या होता है, फुफ्फुस शिरा। देखिए एक तरफ से फुफ्फुस शिरा जा रही है रेड कलर से। ठीक है। फुफ्फुस शिरा एक तरफ से जा रही है रेड कलर से, और देखिए फिर क्या है, आपका ब्लू कलर से वापस आ रही है ना, पल्मोनरी आर्टरी लिखा है, उसका मतलब क्या है, फुफ्फुस धमनी है, वो क्या हो रही है, वापस आ रही है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यह एक जाल की तरह क्या करती हैं, बनाए रहती हैं। जो आपकी रुधिर केशिकाएं होती हैं उस पर क्या करती हैं, कोपिका पर एक जाल बनाती हैं, जिससे क्या होता है, गैसों के आदान प्रदान में बहुत ही सहायता मिलती है। आप इस फिगर के माध्यम से मुझे लगता है अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अब सारी बातें इस टॉपिक से संबंधित समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। ठीक है ना। अगर इससे कोई बात अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके उसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है।
और एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेट आते हैं, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना होएं। मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ एक वीडियो लेक्चर, रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2 वीडियो लेक्चर जरूर से डाल दूँ, ठीक है ना। लेकिन क्या है, कुछ प्रॉब्लम थी, इसी वजह से वीडियो लेक्चर थोड़ा लेट आते हैं। तो आप लोग, मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते भर में लगभग 2 वीडियो डाल ही दूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो कि कोर्स ख़त्म होगा कि नहीं होगा। कोर्स पूरा अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय बर्बाद कर दिया। ठीक है, बाय।